जय श्री श्याम। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। चैप्टर 2 के पार्ट सेकंड में आप सभी का स्वागत है। चैप्टर 2 के पार्ट सेकंड में हम पढ़ने वाले हैं तनुकरण किसे कहते हैं, पीएच स्केल क्या है, प्रबल अम्ल प्रबल क्षार क्या होते हैं, इसके अलावा दैनिक जीवन में उपयोगी कुछ यौगिक। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को तनुकरण के बारे में बताता हूँ कि तनुकरण क्या होता है। तनुकरण यहाँ पे जो लिखा हुआ है, तनु का मतलब होता है पतना और करण का मतलब होता है करना, यानी अपन अम्ल और क्षार को पतला करेंगे उस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। अगर साधारण शब्दों में कहें तो तनु और क्षार में पानी मिलाकर उसको पतला करने की प्रक्रिया तनुकरण कहलाती है। लेकिन एनसीईआरटी बुक में जो डेफिनेशन दे रखी है वो डेफिनेशन क्या है उसको समझेंगे। यानी जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर, जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर, यानी पानी के अंदर अपन अम्ल या क्षार मिलाएंगे तो आयन की सांद्रता, यानी जो उसका आयन है कंसंट्रेशन, जैसे कि अम्ल में जो आयन होता है वो H+ होता है और क्षार में जो आयन होता है वो OH- होता है। तो आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन का मतलब क्या है कि जैसे कि मान लीजिए उसका आयतन जो था वो था 10 मीटर क्यूब था। तो 10 मीटर क्यूब में उसकी आयन की जो सांद्रता थी तो उसकी प्रति इकाई आयतन में क्या हो गई, कमी हो गई। जैसे 1 मीटर में अगर इतनी कम हुई तो 2 मीटर क्यूब में इतनी कम होगी, 3 मीटर क्यूब में इतनी कम होगी। तो प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है, प्रति इकाई आयतन में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। क्या कहते हैं इस प्रक्रिया को, तनुकरण कहते हैं। दोबारा समझना, जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में, किसमें, आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन की कमी हो जाती है। क्या कमी हो जाती है? यह प्रक्रिया तनुकरण कहलाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, तनुकरण कहलाती है। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे पीएच स्केल क्या होता है। पीएच स्केल जो है, इसको बनाने वाले वैज्ञानिक का जो नाम था वो था सोरेनसन। क्या नाम था बच्चों, सोरेनसन। इसको बनाने वाले वैज्ञानिक का नाम था सोरेनसन ने एक पीएच स्केल तैयार किया और पीएच स्केल अम्ल और क्षार की प्रबलता को बताता है कि कितना अधिक यह अम्लीय है, कितना अधिक यह क्षारीय है। तो पीएच का नाम क्या है, पीएच का पूरा नाम, भाई इसका नाम पीएच क्यों रखा, इस पीएच का पूरा नाम क्या है। देखिए, पी का मतलब होता है प्रोटेन्ज और एच का मतलब होता है हाइड्रोनियम। ये हाइड्रोनियम क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। हाइड्रोनियम का मतलब होता है H3O+। क्या होता है, H3O+। इसे अपन हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं H3O+ को। तो प्रोटेन्ज हाइड्रोनियम है। यहाँ पी जो सूचक है वो प्रोटेन्ज को बताता है और प्रोटेन्ज को अपन हिंदी में पुषांश बोलते हैं। और पुषांश का जो अर्थ होता है वो होता है शक्ति। पुषांश का क्या मतलब होता है, शक्ति। यानी हाइड्रोनियम आयन की कितनी शक्ति है उसके आधार पर ही हम उसकी अम्लीयता और क्षारीयता को बता सकते हैं। तो पीएच स्केल की अलग अलग परिभाषाएं दी हुई हैं। उसमें पहली जो परिभाषा है वो ये है कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए, ध्यान से सुनना, किसी विलयन में उपस्थित किसकी, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जो स्केल काम में लिया जाता है उसे पीएच स्केल कहते हैं। तो विलयन में किसकी सांद्रता ज्ञात करने के लिए, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जिस स्केल को काम में लिया जाता है उसे पीएच स्केल कहा जाता है। इसके अलावा मैं आपको एक डेफिनेशन बता रहा हूँ जो राजस्थान बोर्ड की बुक में लिखी हुई है, एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, तो यहाँ पे उसको भी समझ लेते हैं। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच स्केल कहते हैं। देखते हैं कैसे, इसको मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ आपको। पीएच स्केल जो है वो ऋणात्मक मतलब माइनस, लघुगणक का मतलब log 10, लघुगणक, ठीक है, log है, और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता यानी H+, इस तरीके से ये फॉर्मूला लिखा जाता है। इसे भी अपन पीएच स्केल कहते हैं। तो हाइड्रोजन आयन की, देखो ये हाइड्रोजन आयन की सांद्रता
के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच स्केल कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋणात्मक लघुगणक को पीएच स्केल कहते हैं। ठीक है, ये दोनों डेफिनेशन हो गई। दोनों डेफिनेशन में से आप कोई सी भी एक याद कर लें, वो आ सकता है। अगर कभी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपसे पूछ लिया जाए कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को क्या कहते हैं, तो आपका जवाब होगा पीएच स्केल। क्या जवाब होगा? पीएच स्केल होगा। अब पीएच कब कम होगा, पीएच कब ज़्यादा होगा, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच मान उतना ही कम होगा। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच मान उतना ही कम होगा, ये ध्यान रखना। अब इसके लिए मैं आपको एक ग्राफ समझाता हूँ, एक ग्राफ समझाता हूँ नए पेज में। देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक लाइन खींची, इस लाइन में बीचों बीच में आएगा न्यूट्रल, और न्यूट्रल यानी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7। और ये जो पूरा पीएच स्केल चलता है उसकी रेंज होती है 0 से लेकर 14 तक, 0 से लेकर 14 तक होती है। और बीच में आता है, जो बीच में 7 आ रहा है वो उदासीन को बताता है। यानी अगर इस तरफ अगर हम जाएंगे तो अम्लीय प्रकृति को शो करेगा, और अगर हम 7 से 14 की तरफ बढ़ेंगे तो वो क्षार को बताएगा। किसको बताएगा? क्षार को बताएगा। तो बात ये आती है कि अम्ल तो H+ आयन देता है और क्षार OH- आयन देता है। तो अम्ल जो है अधिक अम्लीय कहलाएगा जिसमें पीएच मान कम होगा, और अधिक अम्लीय कब कहलाएगा? अधिक अम्लीय जब कहलाएगा जब H+ आयन की सांद्रता अधिक होगी। सही बात है। अधिक अम्लीय कब कहलाएगा? जब H+ आयन की सांद्रता सबसे अधिक होगी, तब जाके उस पीएच का मान, H+ आयन की सांद्रता ज़्यादा होगी तो पीएच स्केल का मान कम होता जाएगा। ध्यान देना, H+ आयन की सांद्रता ज़्यादा होगी तो पीएच स्केल का मान कम होता जाएगा, और OH- आयन की सांद्रता अगर बढ़ती है तो पीएच स्केल का मान बढ़ता है, पीएच पे मान बढ़ता है, पीएच पे मान बढ़ता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। अब देखो, एक ग्राफ दे रखा है एनसीईआरटी में, यानी आप ऐसे एक डब्बा बनाएंगे और ये लाइन आप ऐसे ये लाइन खींचेंगे, ठीक है, और बीच में ये न्यूट्रल वाली लाइन हो गई। ऊपर आप लिखेंगे H+ और इधर आप लिखेंगे OH-। तो ये आप ट्राइंगल देखना, 2 ट्राइंगल बन रहे हैं। ये ट्राइंगल आपको पता है क्या शो कर रहा है? यानी अगर मैं इधर से इस तरफ जाता हूँ तो देखिए H+ आयन की सांद्रता बढ़ती जा रही है, यानी ये जो क्षेत्रफल है वो बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि H+ आयन की सांद्रता बढ़ती जा रही है। और अगर 7 से अगर मैं इधर जाता हूँ तो इधर OH- आयन की सांद्रता बढ़ती जा रही है। इधर क्या बढ़ती जा रही है? OH- आयन की सांद्रता बढ़ती जा रही है। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर H+ आयन की सांद्रता बढ़ती जाती है तो पीएच का मान कम होता जाता है, पीएच का मान कम होता जा रहा है। और इधर अगर OH- आयन की सांद्रता अगर बढ़ती जा रही है तो पीएच का मान बढ़ता जा रहा है और वो 14 तक जाता है। अगर किसी का पीएच मान 14 है तो वो प्रबल पीएच है, प्रबल क्षार है। अगर किसी का पीएच मान अगर 14 है तो वो प्रबल क्षार है, और अगर किसी का पीएच मान अगर 0 है तो वो प्रबल अम्ल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रबल अम्ल कहलाएगा, प्रबल अम्ल कहलाएगा। तो यहाँ पर आप ये भी जान गए कि प्रबल अम्ल का मतलब है जिसका पीएच मान कम हो, प्रबल क्षार का मतलब जिसका पीएच मान सबसे ज़्यादा हो। तो सबसे ज़्यादा मान 14 ही हो सकता है। तो प्रबल अम्ल का उदाहरण आप दे सकते हो HCl, और प्रबल क्षार का उदाहरण आप देख सकते हो NaOH को। क्या दे सकते हो? NaOH को दे सकते हो। तो आपको ये ग्राफ भी समझ में आ गया होगा, ये ग्राफ कैसे बनाया जाता है, ये ग्राफ कैसे बनाया जाता है। और H+ आयन की सांद्रता अगर सबसे ज़्यादा होगी तो पीएच का मान कम होगा, और OH- आयन की सांद्रता अगर सबसे ज़्यादा होगी तो पीएच का मान बढ़ेगा, यानी अधिक होगा। ठीक है, ठीक है। अब जो हम पढ़ रहे थे उसी पेज पे आते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि प्रबल अम्ल की जो परिभाषा होगी, यानी जिसमें H+ आयन उत्पन्न करने वाले की संख्या सबसे अधिक होगी वो प्रबल अम्ल कहलाएगा, और प्रबल अम्ल का उदाहरण HCl और H2SO4 होगा। दुर्बल अम्ल में कम संख्या में H+, यानी आप बोल सकते हो अगर आप H+ के आधार पर प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल की परिभाषा दे रहे हो, हाँ दुर्बल अम्ल के लिए क्या होगा? कम संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले होंगे। जो कम संख्या में H+ आयन उत्पन्न करेंगे उनका पीएच मान क्या होगा? उनका पीएच मान थोड़ा बढ़ता जाएगा। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि किसी का पीएच मान 6 है और किसी का पीएच मान 2 है, तो इनमें से प्रबल अम्ल कौन सा हुआ? जिसका पीएच मान सबसे कम होगा, यानी ये प्रबल अम्ल है और ये दुर्बल अम्ल है। ठीक है, तो दुर्बल अम्ल का उदाहरण होता है CH3COOH, यानी जिसमें भी कार्बन आ गया ना, कार्बन, तो वो दुर्बल अम्ल का उदाहरण होगा।
वो किसका उदाहरण होगा? दुर्बल अम्ल का उदाहरण होगा। इसी तरीके से अपन प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार की भी परिभाषा दे सकते हैं। प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार को आप OH माइनस आयन की सांद्रता से बताएंगे। किससे बताएंगे? OH माइनस आयन की सांद्रता से। अगर OH माइनस आयन की सांद्रता जो है जलीय विलयन में अगर OH माइनस आयन की सांद्रता अगर सबसे ज़्यादा है तो वो प्रबल क्षार कहलाएगा, और अगर मान लीजिए कम है तो वो दुर्बल क्षार कहलाएगा। और इसके अलावा आप एक अलग परिभाषा दे सकते हैं जो आपके सामने लिखी हुई है कि प्रबल क्षार वे क्षार होते हैं जिनका जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनन हो जाता है। जिनका पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? आयनन हो जाता है, उसे अपन प्रबल क्षार कहते हैं। ये इसके उदाहरण है। दुर्बल क्षार जिनका आयनन पूर्ण रूप से नहीं होता है वो दुर्बल क्षार कहलाता है। इनके उदाहरण NH4OH और MgOH2। इसके बारे में आपने जान लिया कि MHOH का होल 2 यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को अपन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का काम अपन जो लेते हैं वो प्रति अम्लता यानी एसिडिटी को दूर करने में लेते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया उसको दूर करने में लेते हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को कुछ पदार्थों के pH मान बता रहा हूँ और ये pH मान आपको याद रखने हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कुछ विलयन है, उनके pH मान फिक्स है, आपको याद रखने हैं। जैसे कि जठर रस जो होता है यानी पेट में यानी अमाशय में पाया जाने वाला जो रस होता है, और जठर रस जो होता है वो HCl होता है, ये आप जानते होंगे। HCl हाइड्रोजन क्लोराइड होता है। हाइड्रोजन क्लोराइड जो है इसका pH मान लगभग 1.2 के आसपास होता है। यानी मैंने 0 के आसपास बोला था, तो 0 से 1.2 के बीच की रेंज होती है। तो जठर रस जो होता है उसका pH मान कितना होता है? 1.2 होता है। याद रखेंगे, जठर रस का pH मान कितना होता है? 1.2 होता है। इतना खतरनाक तेजाब होता है कि हमारे अमाशय में पड़े हुए भोजन को, जो छोटे छोटे टुकड़ों को बिल्कुल ये और जो कुछ बैक्टीरियाज आते हैं उनको सबको क्या कर देता है? ये उनको सबको नष्ट कर देता है, और जो भोजन है उसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने का काम करता है। इसके अलावा नींबू का रस जो है, नींबू के रस का pH मान 2.2 होता है। यानी नींबू में जो अम्ल पाया जाता है वो सिट्रिक अम्ल होता है, और सिट्रिक अम्ल की जो मात्रा यानी इसके अंदर H+ आयन के आधार पर जो इसका pH स्केल में मान आता है वो 2.2 आता है। क्या आता है? 2.2 आता है। नींबू के रस में कौन सा होता है? सिट्रिक अम्ल होता है। क्या होता है? सिट्रिक अम्ल होता है। pH स्केल और पे मान इसका 2.2 आता है। शुद्ध जल में कोई आयन उपस्थित नहीं होते हैं, इसलिए इसका pH मान 7 होता है। इसका pH मान कितना होता है? 7 होता है। रक्त का pH मान कितना होता है? 7.4 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान 10 होता है। यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दुर्बल क्षार है। क्या है ये? दुर्बल क्षार है, तो दुर्बल क्षार का pH मान कितना आएगा? 10 आएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत अधिक प्रबल क्षार है, तो प्रबल क्षार का 14 आएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी आप HCl अगर प्रॉपर HCl की बात करते हो तो उसका pH मान 0 आता है, लेकिन हमारे अमाशय में जो HCl होता है उसका pH मान 1.2 होता है। तो इस तरीके से आपको इन विलयनों के pH मान भी याद रखने हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्या आप लोग जानते हो अम्लीय वर्षा क्या होती है और अम्लीय वर्षा के जल का pH मान कितना होता है? नहीं जानते हो तो सुनो। अम्लीय वर्षा का मतलब है कि वर्षा का जो जल आ रहा है वो अम्लीय है, और अम्लीय है तो इसका मतलब उसका pH का मान जो होगा वो 7 से कम जाने वाला है, यानी 0 से 7 के बीच आने वाला है। तो लगभग जो उसका pH मान होता है वो होता है 5.6। कितना होता है? 5.6। अगर 5.6 से भी अगर कम है, अगर 5.6 या 5.6 से कम है, तो वो वर्षा का जो जल अगर उसका pH मान 5.6 से कम है तो वो अम्लीय वर्षा कहलाएगी। और ये जो अम्लीय वर्षा होती है वो वायुमंडल में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड के घुलने की वजह से होती है। इस वजह से अम्लीय वर्षा होती है। इस अम्लीय वर्षा के बहुत से कुप्रभाव है, और वो कुप्रभाव क्या क्या हैं देखिए। अगर अम्लीय वर्षा का जल नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल का pH मान भी कम हो जाता है, और नदी के जल का pH मान अगर कम हो जाएगा तो उस नदी में रहने वाले जितने भी जलीय जीवधारी हैं उनका जीवन जीना बहुत कठिन हो जाएगा। उनका जीवन जीना बहुत कठिन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एसिडिक मीडियम हो गया, एसिडिक वहाँ पर पानी हो गया। इसके अलावा दूसरा अम्लीय वर्षा का कुप्रभाव ये है कि अम्लीय वर्षा के कारण संगमरमर को अपन मार्बल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्बल। संगमरमर को अपन मार्बल भी कहते हैं। क्या आप लोगों को मार्बल का रासायनिक सूत्र पता है?
मार्बल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो मार्बल का रासायनिक जो सूत्र होता है वो होता है CaCO3। क्या होता है? CaCO3। इस CaCO3 को अपन कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। तो संगमरमर से बना ताजमहल जो है अम्लीय वर्षा के कारण काला पड़ता जा रहा है, काला पड़ने लगा है। काला पड़ने लगा है क्यों? क्योंकि संगमरमर है और संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो वर्षा में उपस्थित अम्ल होता है उससे क्रिया करता है, यानी धातु का अगर कार्बोनेट अगर अम्ल के साथ अगर क्रिया करता है, ये हमने पढ़ा था अम्ल के साथ अगर क्रिया करता है तो ये क्या करता है? लवण बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल का अणु बनाता है। तो इसी वजह से उसका रंग कैसा पड़ता जा रहा है कि अम्ल से क्रिया करने के कारण उसका रंग काला पड़ता जा रहा है। तो यहाँ पर हमने एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी जानी कि संगमरमर को अपन मार्बल कहते हैं और मार्बल का रासायनिक सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट होता है। और इसके कुप्रभाव देखते हैं क्या क्या है इसके और कुप्रभाव इसके अलावा आप ये अगर अम्लीय, यानी इसलिए मना किया जाता है कि अगर शुरुआत की जो बारिश होती है उसमें कभी नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि उससे नहाने से आपको स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब भी शुरुआत की जो बारिश हो उस पानी से नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि उसका pH मान 5.6 से कम होता है। तो वो अम्लीय वर्षा होती है और वो आपके शरीर को, स्किन को खराब कर सकती है, इसलिए अम्लीय वर्षा से नहीं नहाना चाहिए। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट और इसके बाद में अपन देखते हैं दैनिक जीवन में हमने पढ़ा pH स्केल क्या होता है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि दैनिक जीवन में pH का क्या महत्व है, कि pH के बारे में हम पढ़े क्यों, तो pH का क्या महत्व है। तो एक इम्पोर्टेंट बात आपको याद करनी है कि जो हमारा जो शरीर है उसका pH का जो रेंज है वो 7 से 7.8 के बीच है। 7 से 7.8 के बीच है। किसके बीच है? 7 से 7.8 के बीच है। यानी हमारा शरीर जो है 7 से 7.8 pH के बीच काम करता है, कार्यशील रहता है। ध्यान रखना, 7 से 7.8 तो आप समझ गए होंगे, ना तो एसिडिक है ना बेसिक नेचर है, यानी न्यूट्रल के आसपास ही है। वर्षा जल का pH मान 5.6 से कम होता है, ये हम जानते हैं, जिसे अपन अम्लीय वर्षा कहते हैं। इसके अलावा आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि जो पौधा अगर किसी सोइल पर उगता है, किसी मिट्टी पर उगता है, तो उसका भी एक विशिष्ट pH मान होना आवश्यक है, एक विशिष्ट pH मान होना आवश्यक है। इसके अलावा बायोलॉजी में आप पढ़ते हो कि हमारे पेट से HCl उत्पन्न होता है, HCl उत्पन्न होता है। यह HCl एक तरीके का क्या है? अम्ल है। क्या है? अम्ल है। अम्ल हमारे उदर को, यानी हमारे पेट को हानि पहुंचाए बिना हमारे भोजन के पाचन में सहायता करता है, और अपच होने पर हमारे उदर में अधिक मात्रा में HCl उत्पन्न होता है, जिससे कि पेट दर्द व जलन अनुभव होती है। इसे मुक्त होने के लिए हम क्या करते हैं? एंटासिड रूप का क्षारक, एंटासिड जो होते हैं, एंटासिड जो अम्लीय गुण को समाप्त करने वाले होते हैं उन्हें अपन एंटासिड कहते हैं। एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग करते हैं, और एंटासिड के रूप में आप इनो जो होता है, इनो या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल2 इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl पाया जाता है, और एसिडिटी को दूर करने के लिए हम एंटासिड का उपयोग करते हैं, और एंटासिड के रूप में MgOH का होल2 का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट दैनिक जीवन में pH का महत्व अपन जानेंगे। मुंह है, यानी हमारा जो मुंह है उसका pH मान 5.5 से अगर कम हो जाए, अगर 5.5 से अगर कम हो जाए तो दांतों का इनेमल, यानी आप लोग जानते होंगे हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ जो है वो दांतों के ऊपर जो इनेमल की परत होती है वो सबसे कठोर होता है। यानी मरने के बाद जब इंसान को जलाया जाता है तो उसका दांत जो है जल्दी से नहीं जलता है, और अस्थियों के रूप में जो बहाते हैं वो दांतों को ही बहाते हैं, क्योंकि ये इतनी जल्दी नहीं जलता है। ठीक है, और नाखून भी नहीं जल पाते हैं, नाखून भी नहीं जलते हैं। तो दांतों का जो इनेमल होता है, लेकिन वो अम्ल, अगर अम्लीय मीडियम हो गया मुंह के अंदर तो वो संक्षारित होने लग जाएगा, यानी धीरे धीरे नष्ट होने लग जाएगा। संक्षारित होने का मतलब ही क्या होता है कि धीरे धीरे चमक खत्म होना और धीरे धीरे नष्ट होना। तो मुंह के pH का मान अगर 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों का इनेमल संचारित होने लगता है। याद हो जाएगा, मुंह का pH मान लगभग कितना? 5.5 से कम होने पर, 5.5 से, क्योंकि 5.5 से कम हो जाता है तो बैक्टीरिया ग्रोथ करने लग जाते हैं, और बैक्टीरिया ग्रोथ करते हैं तो वो इनेमल की परत को नष्ट करने लगते हैं, इनेमल की परत को नष्ट करते हैं, जिससे कि दांत झड़ने लग जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है दैनिक जीवन में pH का, मधुमक्खी का जो डंक होता है उसमें मैथेनोइक अम्ल पाया जाता है। यानी मधुमक्खी का डंक हो, चींटी का डंक हो, तो ये जो डंक होते हैं वो मैथेनोइक अम्ल को स्रावित करते हैं, मैथेनोइक अम्ल को छोड़ते हैं। और डंक मारे गए अंग में अगर बेकिंग सोडा जैसा दुर्बल क्षारक का उपयोग कर लेंगे तो हमें आराम मिल जाएगा,
यानी वहाँ पर जो जलन हो रही है उसमें आराम मिल जाएगा। तो किसका उपयोग करेंगे अपन? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा एक तरीके का दुर्बल क्षारक है। इसका उपयोग कर कर अपन मधुमक्खी का जो डंक जहाँ पर भी लगा है उस अंग पर अगर बेकिंग सोडा लगा लेंगे तो वहाँ पर हमें आराम मिल जाएगा। तो ये इसका उपचार भी हो गया, साथ के साथ क्या हो गया? इसका उपचार भी होगा। उपचार भी हो गया दैनिक जीवन में पीएच के, ये इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट पेज पे चल। ऐसा हमने पहले भी पढ़ लिया, कुछ प्राकृतिक अम्ल है, यानी प्राकृतिक पदार्थों में जो पाए जाने वाले अम्ल हैं उनके बारे में। जैसा कि सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, संतरे में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, चींटी के डंक में मेथेनिक अम्ल या मधुमक्खी के डंक में मेथेनिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, नेटल का डंक इसमें मेथेनिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में हम साधारण नमक से बनने वाले पदार्थ जानेंगे कि साधारण नमक से NaCl से कौन कौन से पदार्थ बन सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? NaOH होता है, NaOH होता है, इसे अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं जो है कास्टिक सोडा, यानी अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा भी कहते हैं। इस कास्टिक सोडे का सूत्र मैंने आपको बताया NaOH होता है। और आप यहाँ पे ध्यान रखना, सोडा मतलब Na होता है। कभी भी कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास आपको बोले, पोटास का मतलब होता है K, ठीक है, और कास्टिक मतलब OH होता है, तो NaOH इसका सूत्र बन जाएगा। अब यहाँ पर हम एक इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लोर क्षार प्रक्रिया किसे कहते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। क्लोर क्षार प्रक्रिया, यहाँ पे ध्यान देना, क्लोर का मतलब होता है Cl2n क्लोरीन, और क्षार का मतलब होता है क्षार, जैसे कि कोई सा भी NaOH हो सकता है या फिर KOH हो सकता है। तो क्लोर क्षार प्रक्रिया यानी Cl2 + NaOH, क्लोरीन और NaOH। यानी अगर सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, यानी आपने एक पात्र लिया और इसमें के अंदर सोडियम क्लोराइड भरा हुआ है, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन है, इसके अंदर आपने 2 रोड लगा के इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करवाई। क्या प्रवाहित करवाई? विद्युत धारा प्रवाहित कराई। तो इसके अंदर ये जो वियोजित होंगे, NaCl वियोजित होगा और जल भी इसके अंदर है, तो ये विक्रिया करके NaOH बनाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करेंगे। इसके साथ में एक भाग से क्लोरीन गैस बाहर निकलेगी, एक भाग से क्या निकलेगी? क्लोरीन गैस बाहर निकलेगी, और एक भाग से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। तो क्लोरीन गैस बाहर निकल रही है और बेस बन रहा है, इसीलिए इसको क्षार बन रहा है। इसीलिए इस पूरी प्रक्रिया को, इस पूरी प्रोसेस को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लोर क्षार प्रक्रिया कहा जाता है। ठीक है, इसको क्लोर क्षार प्रक्रिया कहेंगे। अब इसके उपयोग क्या हैं? उपयोग जान लेना। उपयोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग बॉक्साइड जो एल्युमिनियम का अयस्क है, इस बॉक्साइड के धातुकर्म में, इस बॉक्साइड के धातुकर्म का मतलब धातु, इसमें से धातु निकालने में, एल्युमिनियम धातु निकालेंगे तो बॉक्साइड के धातुकर्म में, पेट्रोलियम के शोधन में, यानी पेट्रोल का शुद्धिकरण करना है, पेट्रोल को निकालना है, वहाँ पर भी। इसके अलावा प्रयोगशाला, जो भी जितनी भी लेबोरेटरीज होती है, उन लेबोरेटरीज में अभिकर्मक के रूप में काम में ले सकते हैं। साबुन उद्योग, कागज उद्योग, सिल्क उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। साबुन, कागज और सिल्क उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण, क्लोर क्षार प्रक्रिया और उसके उपयोग जाने। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे अपन विरंजक चूर्ण के बारे में जानेंगे कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है, इसका उपयोग क्या क्या है, तो इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaCO-Cl2। क्या होता है? CaOCl2। इसको अपन कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी इसे अपन कहते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का निर्माण कैसे हुआ, इसके बारे में भी जानते हैं। इसके निर्माण करने के लिए हमें बुझा हुआ चूना चाहिए, और बुझे हुए चूने को अपन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। वह क्लोरीन की क्रिया करवाएंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया क्लोरीन के साथ अगर अपन करवाते हैं तो विरंजक चूर्ण CaOCl2 बनता है और जल का अणु बनता है। यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर क्लोरीन गैस प्रवाहित करवाएंगे तो विरंजक चूर्ण बनेगा और जल का अणु बनेगा। और विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र हम जान ही लिए। अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं विरंजक चूर्ण का? तो विरंजक चूर्ण का उपयोग कर सकते हैं अपन
पीने वाले जल, जो अपन पानी पीते हैं, उस पीने वाले जल को आप जीवाणु मुक्त कर सकते हो, यानी क्लोरीन गैस प्रवाहित करवा के, या उसको रोगाणु मुक्त कर सकते हो। जितने भी वस्त्र उद्योग होते हैं वहाँ पर रंग उड़ाने के लिए, विरंजक का मतलब होता है जो रंग उड़ाने के काम आता हो, रंग उड़ाने के काम आता हो। ब्लीचिंग पाउडर भी अपन इसे कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर भी एक तरीके का ये है, रासायनिक सूत्र से भी अपन ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं। तो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, ये लाइन तो आपको सब में लिख देनी है, कागज उद्योग में विरंजक के रूप में, विरंजक के रूप में। तो ये तो था विरंजक चूर्ण के बारे में सब कुछ, उपयोग और रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम। यहाँ से एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं, तो इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करना। अब पढ़ते हैं बेकिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडे के बारे में पढ़ते हैं। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा यानी बेकरी में काम आने वाला, और बेकरियों में खाने की चीज़ें बनते हैं, तो इसलिए अपन इसे खाने का सोडा भी कहते हैं, इसे रसोई घर का सोडा भी कहते हैं। बेकिंग सोडा जो है रसोई घर का सोडा भी है। और इसका रासायनिक सूत्र जो होता है, इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3। इसका NaHCO3 इसका रासायनिक सूत्र होता है, NaHCO3। इसका रासायनिक नाम जो होता है, तो Na का मतलब है सोडियम, H का मतलब है हाइड्रोजन, CO3 का मतलब है कार्बोनेट। तो इसका रासायनिक नाम हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब ये बनता कैसे है, इसका निर्माण कैसे किया जाता है? इसका निर्माण करने के लिए कच्चे पदार्थों में सोडियम क्लोराइड का उपयोग करेंगे। कच्चे पदार्थों में सोडियम क्लोराइड का उपयोग करके अपन इसका निर्माण कर सकते हैं। यानी सोडियम क्लोराइड में जल डालेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करवाएंगे और अमोनिया गैस उसके अंदर डालेंगे, NH3 का उपयोग करेंगे, तो यहाँ पर बनेगा NH4Cl। NH4Cl को अपन क्या कहते हैं? NH4Cl को अपन कहते हैं अमोनियम क्लोराइड। क्या कहते हैं? अमोनियम क्लोराइड कहेंगे, इसे अपन अमोनियम क्लोराइड कहते हैं। और अमोनियम क्लोराइड का जो साधारण नाम होता है वो होता है नौसादर। क्या होता है? नौसादर इसका साधारण नाम होता है। और लास्ट में जाके ये जो बन रहा है NaHCO3, यही है सोडियम बाई कार्बोनेट। H मतलब हाई यानी बाई करना, तो सोडियम बाई कार्बोनेट। आप ऐसे इसको याद कर सकते हो। इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? देखिए, उपयोग जितने भी, जैसे कचौरी को फुलाना, पताशे को फुलाना, खस्ता बनाना, और जैसे कि छोले भटूरे में भी, तो इनमें छोले भटूरे भी फुलाए जाते हैं। तो इनमें खस्ता पकौड़ा बनाने में, स्वादिष्ट खस्ता पकौड़ा बनाने में, उनको फुलाने में, पेट की एसिडिटी को दूर करने में भी आप बेकिंग सोडे का उपयोग कर सकते हो। पेट की एसिडिटी दूर करने में, अगर आपके एसिडिटी हो रही है तो आप घर का सोडा काम में ले सकते हो, बेकिंग सोडा। अग्निशामक यंत्रों में, जो अग्निशामक यंत्र होते हैं जो आग बुझाने में काम आते हैं, वहाँ पर भी सोडियम बाई कार्बोनेट का सॉल्यूशन होता है। सोडा वाटर तो सोडा युक्त शीतल पेय बनाने में, सोडा वाटर जो पीते अपन गर्मियों के दिनों में, सोडा वाटर या सोडा युक्त शीतल पेय बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग करते हैं। इस तरीके से अपन ने बेकिंग सोडा जो है इसको कैसे बनाया जाता है और इसका रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र वगैरह सब कुछ जान लिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। नेक्स्ट है धोने का सोडा। धोने का सोडा मतलब कपड़े धो रहे हैं, कपड़े धोने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ेगी, और पानी की आवश्यकता भी सबसे ज़्यादा होगी, इसलिए इसका रासायनिक जो सूत्र होता है वो होता है Na2CO3.10H2। यानी 10 बाल्टी पानी की जरूरत पड़ रही है कपड़े धोने के लिए, तो 10H2 आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हो। और इम्पोर्टेंट बात, बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। अगर आप बेकिंग सोडे को गर्म करोगे तो बेकिंग सोडा जो है, जैसे मान लो उसको आप गर्म करते हो तो आपको सोडियम कार्बोनेट मिलता है। सोडियम कार्बोनेट में अगर जल की अभिक्रिया करवा देंगे तो आपको सोडियम हाइड्रोजन यहाँ पे Na2CO3.10H2 मिल जाएगा, जिसे अपन धोने का सोडा कहते हैं। यानी बेकिंग सोडा NaHCO3 को आप गर्म करोगे, देखो NaHCO3 को अगर हम गर्म करेंगे तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जलकाणु बाहर निकाल देंगे, तो ये बन जाएगा Na2CO3। और अगर Na2CO3 को वापस से जल में डालेंगे और तो ये बन जाएगा Na2CO3.10H2। बैलेंस करने के चक्कर में यहाँ पर 10 बाल्टी पानी की ज़रूरत पड़ जाती है। और धोने का सोडे का उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ कर सकते हैं धोने के सोडे का उपयोग? धोने के सोडे का उपयोग अपन कांच उद्योग में, साबुन उद्योग में इसका उपयोग कर सकते हैं। घरों की साफ़ सफाई के लिए तो अपन धोने का सोडे का उपयोग करते ही हैं। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में जल की कठोरता को हटाने में, अगर कोई जल है और वो कठोर है, उसमें मैग्नीशियम इनके आयन ज़्यादा उपस्थित हैं, तो उसकी कठोरता को दूर करने में भी अपन धावन सोडे का उपयोग कर सकते हैं। धावन सोडे का रासायनिक सूत्र अपन ने जान लिया, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, कैसे बनाया जाता है? और यहाँ पर आपसे एक इम्पोर्टेंट बात पूछ ले कि क्रिस्टलीकरण
क्रिस्टलीकरण जो है, क्रिस्टलीकरण का मतलब होता है कि कितने जल के अणु इसके अंदर उपस्थित हैं। तो कितने जल के अणु उपस्थित है 10, तो इसका क्रिस्टलन जल जो होगा वो 10 होगा। क्रिस्टलन जल जो होगा कितना होगा 10 होगा। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। किसके बारे में बच्चों? प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे अपन पीओपी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पीओपी, 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 पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये पेरिस से लाया गया है, इसलिए इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस पड़ गया। इसका जो रासायनिक सूत्र है बहुत ईजी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 डॉट ऑफ H2O। ऑफ, ध्यान देना, ऑफ H2 होता है, अर्ध हाइड्रेट होता है, पीओपी अर्ध हाइड्रेट होता है, ध्यान रखना। जिप्सम जो होता है, जिप्सम हेमी, यहाँ पर आप जिप्सम की बात करेंगे तो जिप्सम बनाने के लिए आप अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस की रिएक्शन अगर आप वापस से जल के साथ करवा दोगे तो जिप्सम बन जाएगा। तो जिप्सम, और अगर जिप्सम से आपको अगर ये बनाना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाना है तो 373 केल्विन पर गर्म करना होगा। 373 केल्विन पर गर्म करना होगा। 373 केल्विन पर गर्म करेंगे तो कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या फिर हेमी हाइड्रेट बनेगा, जो कि ये रहा। यानी इनकी रिएक्शन एक तरीके से आप कह सकते हो कि उत्क्रमणीय है। आप प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम बना सकते हो और जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बना सकते हो। तो कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, जिसे अपन हेमी हाइड्रेट भी कहेंगे, ये बनेगा, उसे अपन प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो कितने केल्विन ताप पर गर्म करें जिप्सम को? 373 केल्विन ताप पर गर्म करेंगे, तब जाकर आप लोगों को कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या फिर हेमी हाइड्रेट मिलेगा। ठीक है, और पीओपी का उपयोग आप कहाँ कहाँ कर सकते हो? मकान भवन निर्माण में, दांतों के डॉक्टर दंत चिकित्सा में भी भरने के लिए, मूर्तियाँ सजावटी सामान बनाने में, और टूटी हड्डियों को जोड़ने में। यानी टूटी प्लास्टर जब बन के आता है, प्लास्टर, उसमें पीओपी का उपयोग किया जाता है। पट्टी के ऊपर पीओपी लगा के उसके जैसे कि वो कठोर हो जाए थोड़ी देर बाद में, इसलिए उसका उपयोग किया जाता है। तो हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र भी जान लिया और इसके उपयोग भी जान लिए, कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है और इसका सूत्र क्या है। ठीक है, यहाँ तक का हमने कवर कर लिया। चैप्टर नंबर 2 पार्ट 2 में हमने पूरे चैप्टर को कवर कर लिया है। तो बच्चों, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो इसे लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करो, जिससे उन्हें भी नोटिफिकेशन मिलता रहे हर वीडियो का। और आपने अगर आप में से भी जो भी नए हैं जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस पे आपको क्लास 10 साइंस का पूरा सिलेबस मिलेगा और आपको फ्री PDF मिलने वाली है। क्या फ्री PDF मिलने वाली है? नोट्सों की। इसके अलावा NCERT के सारे क्वेश्चन मैं करवाऊँगा। तो फ्री PDF के लिए आप यहाँ पर 70 14 580 959 580 959 इस पर आप मेरे को मैसेज कर देना, आपको मैं PDF दे दूँगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो इस पर पूरे वीडियो आपको मिल जाएंगे, इसलिए आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करो। ठीक है, आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताएं। ओके बच्चों, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।